बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद शाकिर हुसैन। मैं एक्चुअली फ़िज़िक्स टीचर हूँ और मैं स्टार अकेडमी के साथ एक अरसे से एमडी कैट की तैयारी करवाता हूँ स्टूडेंट्स को। तो अभी जिस जगह पर मैं एमडी कैट की तैयारी करवा रहा हूँ, वैसे तो मैं हर साल ये सोचता था कि यार क्यों ना जब मैं लेक्चर पढ़ा ही रहा हूँ तो साथ ही साथ एक लेक्चर रिकॉर्ड भी कर लिया जाए ताकि इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाए। वैसा ही लेक्चर जैसा मैं क्लास में पढ़ाता हूँ एज इट इज़ एक लेक्चर बना के मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जो मतलब अकेडमी नहीं जा पाते किसी वजह से, तो वो सारे लेक्चर्स अवेल कर लें और अप टू डेट चीज़ें जो हैं उसके अकॉर्डिंग उनको डाटा मिलता रहे। तो इस हवाले से अभी चूँकि सेशन 2023 चल रहा है, तो 2023 में जो सिलेबस है हमारा, एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, चूँकि फर्स्ट क्लास है, ओरिएंटेशन क्लास टाइप है, इसमें हम बेसिकली तो हमने अपने सब्जेक्ट को डिस्कस करना है जो फिजिक्स है हमारा बेसिकली। तो इसके साथ ही साथ हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा हमारे सिलेबस को कि हमारा सिलेबस कितना होगा और इस साल जो हमारा ये जो मेन सेशन है इसमें सिलेबस को हम कैसे लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पीएमडीसी की, तो पीएमडीसी में इस बार जो सिलेबस डिसाइड किया है वो वही है जो 2022 में था, यानी कि पुराना सिलेबस होगा, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं की। तो इस वजह से अब नए सिलेबस की या नई टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। तो इस हवाले से अब थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि इसमें जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज होंगे, नंबर ऑफ एमसीक्यूज वो होंगे हमारे पास 200 एमसीक्यूज होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था 2022 में, तो उसमें भी 200 एमसीक्यूज थे और 2021 में जो हुआ था उसमें 210 थे। तो अभी 200 एमसीक्यूज होंगे और हर एमसीक्यू के लिए मतलब आपको जो ऑलमोस्ट टाइम मिलेगा, अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं तो जो टोटल टाइम आपके पास होगा, टोटल टाइम वो होगा 3.5 आवर्स। तो 3.5 आवर्स में आपने 200 एमसीक्यूज को सॉल्व करना होगा। तो अब एक एमसीक्यू के लिए कितना टाइम बन जाता है, तो अगर आप कहें तो 10 मिनट्स का मार्जिन है, तो ये ऑलमोस्ट 1 मिनट ही बनता है या 1.05 मिनट्स बन जाते हैं। तो अभी इसके बाद अब सिलेबस क्या है, तो हमारे पास बेसिकली कितने सब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं एमडी कैट के अंदर। तो जो 5 सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं इंग्लिश की, और उसके बाद बात कर लेते हैं बायो की, और फिर फिजिक्स की बात करते हैं, और इसके बाद केमिस्ट्री, और लास्ट पर है लॉजिकल रीजनिंग। तो ये 5 सब्जेक्ट्स में से आपका पूरा जो पेपर है वो होगा। ऑलमोस्ट जो बहुत सारे जो रिपीटर्स हैं उनको तो ये पता है, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए जस्ट थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बाकी हम मेन बात की तरफ जल्दी आएंगे। तो इंग्लिश की जो एमसीक्यू है वो 18 होगी, और बायो के सबसे ज्यादा है 68 एमसीक्यूज, और डीएल फिजिक्स के जो एमसीक्यू है वो है 54। सिमिलरली केमिस्ट्री के 54 है, और लॉजिकल रीजनिंग के 6 टॉपिक और 6 एमसीक्यूज है। ठीक है, तो ये इनको जब हम टोटल करते हैं तो ये हमारे पास 200 एमसीक्यूज बन जाएंगे। अब इन सारों में मसला ये है कि आपसे अगर पूछा जाए कि आपकी क्या चीज अच्छी है, आप कहेंगे सर हमारी इंग्लिश भी अच्छी है, बायो तो वैसे मैंने आज जब क्लास से पूछा कि बच्चों आपको इन सब में से आसान कौन सी लगती है, तो बच्चों ने कहा सर हमें बायो आसान लगती है। मतलब पूछा कि बायो कितने लोगों को मुश्किल लगती है, तो इक्का दुक्का बच्चों ने हाथ खड़ा किया 50-60 की क्लास में से। तो फिर मैंने उनको ये बताने की कोशिश की कि यार एक्चुअली जो होती है ना, सबसे जो मुश्किल सब्जेक्ट है एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए वो फिजिक्स है, प्रॉब्लम्स। तो अभी इसके अगर हम बात करें डिफिकल्टी लेवल की,
तो जो डिफिकल्टी लेवल है इसका, डिफिकल्टी लेवल, तो डिफिकल्टी लेवल में हमारे पास 3 तरह के लेवल्स हैं। अगर आपने कभी गेम खेली हो तो उसमें एक होता है इजी लेवल, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास मीडियम, मतलब सबसे पहले आप इजी खेलते हैं, उसके बाद मीडियम, और जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर आप इधर जाते हैं हार्ड की तरफ। तो अब इजी कितने परसेंट हो गए? इजी हो गए जी 20%, ठीक है, और मीडियम कितने परसेंट हो गए? मीडियम हो गए जी 60%, ठीक है, क्योंकि आमतौर पर ज्यादातर लोग मीडियम ही होते हैं, ठीक है। और हार्ड की अगर हम बात करें तो वो भी डेफिनेटली 20% होंगे। अब सर थोड़ा सा बता दें, इजी कैसे होंगे, मीडियम कैसे होंगे, हार्ड कैसे होंगे? मैं ऑरली बता रहा हूं, मैंने इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना। तो इजी एमसीक्यू कैसे हो सकते हैं? इजी एमसीक्यू ये है कि चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड, आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट। मीडियम की तरफ आ जाए, मैं आपसे पूछता हूं जल्दी से बताएं भाई, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड। अब यही क्वेश्चन जब मैंने बच्चों से पूछा तो बच्चे सोचने लगे, उसने कहा डिस्प्लेसमेंट, तो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन मैंने बोला है, तो माइनर का कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज बात एक ही सिंपल सी डेफिनेशन है, तो उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी, ठीक है। तो मीडियम 60% हो गए, और जो हार्ड है, और अगर हम बात करें कि ये 20% कितने बनते हैं, ऑलमोस्ट ये 11.8 यानी कि 11 एमसीक्यूज बन गए, और 60% कितने बनेंगे? ये ऑलमोस्ट बनेंगे आपके 32, कह लें आप 32 पॉइंट समथिंग बनते हैं, लेकिन मैं 32 कह लेता हूं, और ये जो 20% है ये भी कितने हो गए? ये भी 11 हो गए। तो टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज है वो 54 हो गए। अब हर बच्चा जो है ना, इजी तो हर बच्चा कर लेता है, ठीक है, वो जो पीएन है ना आपकी एकेडमी में, आपके स्कूल में, वो भी कर लेगा। अच्छा, मीडियम की अगर हम बात करें तो जो बच्चा एमडी कैट में बैठता है ना वो साइन नहीं होता। एमडी कैट में क्लीन बच्चे आते हैं, मतलब अच्छे बच्चे बैठते हैं, ठीक है, जिनके मार्क्स 1000 प्लस होते हैं। तो इसका मतलब है कि अब ये जो मीडियम क्वेश्चन है ना, अगर उन्होंने सिलेबस रिवाइज कर ली है तो उनके लिए ये मसला नहीं है, वो ये भी कर लेंगे। तो ये कितने बन गए? ऑलमोस्ट ये बन गए 43 क्वेश्चन। तो ये 43 क्वेश्चन तो हर बच्चा अटेम्प्ट कर लेगा। अब सवाल ये है कि कंपटीशन कहां पर है? तो मेरे बच्चों जो कंपटीशन है वो यहां पर है, ठीक है, ये 11 एमसीक्यूज पे कंपटीशन है। ये 11 एमसीक्यूज डिसाइड करेंगे कि आपने व्हाइट कोट पहनना है या नहीं पहनना। अगर तो आपने व्हाइट कोट पहनना है तो आपको ये 11 एमसीक्यूज आने चाहिए। सर ये 11 एमसीक्यूज कैसे आएंगे? तो इन 11 एमसीक्यूज को करने के लिए मेरे बच्चे, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो आपको चाहिए एक चीज, और वो क्या चीज है? वो है प्रैक्टिस। अब सर प्रैक्टिस किस चीज की करें? तो प्रैक्टिस डेफिनेटली हार्ड क्वेश्चंस की करें। अब हार्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन से हैं? हार्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप यूं कह सकते हैं कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें वेरियस कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। वेरियस कॉन्सेप्ट्स, सर कोई एग्जांपल दे दें। तो एग्जांपल हम इसकी अगर हम बात करें तो मैं ये कहता हूं कि द मिनिमम नंबर ऑफ डायोड्स रिक्वायर्ड फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन आर। आगे ऑप्शन में आपको दे देता हूं, अल्फा है 1, बीटा है 2, चार्ली है 4 और डेल्टा है नन ऑफ दीज। तो आप कौन लगाएंगे? कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे? तो आप ऑप्शन चूज करेंगे मिनिमम। अब देखिए मिनिमम नंबर ऑफ डायोड्स मैंने बात की है ना, तो मिनिमम नंबर ऑफ डायोड्स के लिए, किसके लिए? फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो फुल वेव, अब यहां पर आपको कॉन्सेप्ट्स जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको रेक्टिफिकेशन का पता होना चाहिए। रेक्टिफिकेशन के बाद आपको पता होना चाहिए कि डायोड्स क्या होते हैं, ठीक है। अब डायोड्स के बाद आपको पता होना चाहिए फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है, क्या फुल वेव के अलावा भी कोई रेक्टिफिकेशन होती है। उसके बाद फिर फुल वेव में भी आपको जाना पड़ेगा कि फुल वेव में कितनी तरह की रेक्टिफिकेशन होती है और उसकी कौन सी टाइप्स हैं। तो जिसमें ब्रिज वेव और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के साथ जो रेक्टिफिकेशन हम करते हैं, तो ये 2 तरह की रेक्टिफिकेशन है। तो अब यहां से फिर जाकर आप ये डिसाइड करेंगे कि जो बेस्ट ऑप्शन बन रहा है वो हमारे पास है 2, यानी कि 2 मिनिमम जो डायोड आपको रिक्वायर है वो 2 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो
अब एक्चुअली जो हमने बात करनी है, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जिस चीज की हमने बात करनी है वो है हमारे पास फिजिक्स। अब फिजिक्स कैसा सब्जेक्ट है? फिजिक्स बेटे इट इज अ डिसाइसिव सब्जेक्ट। डिसाइसिव सब्जेक्ट ये फैसला करेगा कि आपने एमडी कैट क्लियर करना है या नहीं करना। अब ये डिसाइसिव सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनको जहां मसला पेश आता है वो है फिजिक्स। और फिजिक्स में भी अगर हम पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो उन्होंने दो तरह की कैटेगरीज रखी है। 70% जो क्वेश्चंस है वो रिकॉलिंग क्वेश्चंस है, रिकॉल, और जो 30% जो क्वेश्चंस है वो एप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक है। अब फिजिक्स के अंदर जो 70% क्वेश्चन है ये अमूमन थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे सिंपल सी आपसे डेफिनेशन पूछ ली हमने, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड, आप कहेंगे सर एक्सेलरेशन। आपसे ये पूछ लिया जाए व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ देन इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज, तो आप बता देंगे सर वन कंप्लीट वाइब्रेशन में 0 है, और अगर पूछ ले डिस्टेंस तो आप बता देंगे 2πr है। तो ये इस तरह के मतलब बहुत सिंपल से क्वेश्चंस रिकॉलिंग जो कि आमतौर पर नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। और ये जो 30% क्वेश्चंस है, ये 30% क्वेश्चन जो है ये आपको बताते हैं कि जो आपने नॉलेज सीखा हुआ है, जो कॉन्सेप्ट्स आपके पास है, आप उनको अप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं। तो फिजिक्स में आप कैसे इनको अप्लाई कर सकते हैं? तो इसके लिए यूजुअली जो क्वेश्चन पूछता है ना वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि आपको एक डाटा गिवन है और उस डाटा की मदद से आप गिवन क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब ये न्यूमेरिकल में, अब न्यूमेरिकल एक मेजर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की। अब न्यूमेरिकल में क्या प्रॉब्लम है? न्यूमेरिकल में आपको फॉर्मूला भी पता चल जाता है कि अच्छा ये चीजें गिवन है तो ये फॉर्मूला लग सकता है। जब फॉर्मूला लग जाए तो उसके बाद क्या मसले आते हैं? उसके बाद जो मसले आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। आमतौर पर जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं उनका जो मसला होता है वो होता है कैलकुलेशन ट्रिक्स। उनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन ट्रिक्स आपसे डिस्कस करता हूं। कैलकुलेशन ट्रिक्स की अगर हम बात करें, कैलकुलेशन ट्रिक्स, तो कैलकुलेशन ट्रिक्स में मैं चंद एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है, इसमें आपको एक वोल्टेज गिवन है 1/4 और रेजिस्टेंस गिवन है 4। आपसे पूछता है जल्दी से बताएं करंट क्या है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं। अल्फा में, बीटा, चार्ली और डेल्टा। इनके जो ऑप्शन मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं 1/16, 4 और 1/4। तो बताइएगा कौन सा आंसर आएगा? जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन में। वेरी गुड, शाबाश। तो सर इसका आंसर है बीटा। ये कैसे पता चला? आपकी कैलकुलेशन से। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, फॉर्मूला पता है, I = V/R। V कितना हमारे पास 1/4 और R कितना है हमारे पास 4। तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करें। अब आसान मैथमेटिक्स करें। 1/4 डिवाइडेड बाय ये डिवीजन के साइन को आप कर लेते हैं 4। अब नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 हम लगा देते हैं। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। जब इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा 1/16। तो जो हमने ऑप्शन चूज की थी वो भी 16 थी, तो 1/16 थी। डेफिनेटली यू आर राइट। कुछ और कैलकुलेशन ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं, एक और क्वेश्चन तो नहीं अब मैं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट बात करता हूं। जैसे अंडर रूट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। अंडर रूट 1000 है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसको आप सॉल्व करेंगे, लेट्स सपोज आप इसको जो 2 जीरोस है इनको अलग कर लें। 100 कर लिया और 10 कर लिया। तो यहां से ये 100 जो है 10 स्क्वायर, ये वैसे भी 2 जीरो है ना, तो ब्रैकेट से बाहर ले जाए, एक जीरो कम हो जाएगी, ये आ जाएगा 10 अंडर रूट 10। अब ये जो अंडर रूट 10 है सर, इसको कैसे सॉल्व करें? तो अंडर रूट 10 को सॉल्व करने के लिए आप इसके करीब देखें कौन सा नंबर है जिसका जो कंप्लीट स्क्वायर बनता है। तो आप देखेंगे सर 9 है। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। 3 3 9। तो इसको हम ऑलमोस्ट राउंड ऑफ करके आप 3 लिख देंगे तो आपको
जो मोस्ट सुटेबल आंसर है उसके पास आप पहुंच जाएंगे। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 3.1, तो 10 इंटू 3.1 ये आ जाएगा 31। तो ये आपने सॉल्व कर लिया। इसी तरह से कुछ और ट्रिक्स की अगर हम बात कर लें, उन ट्रिक्स में एक और क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन ये है कि v इज इक्वल टू IR है और I आपके पास है 0.003 और R आपके पास है 1.2। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, जल्दी से बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ ये पॉइंट को चेंज करने में मसले आ जाते हैं। तो जब पॉइंट को राइट पे शिफ्ट करेंगे तो पावर किस में आ जाएगी, माइनस में। 3 डिजिट्स शिफ्ट किया है तो 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1.2। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, 3 1 3 पॉइंट एज इट इज, 3 2 6 क्रॉस 10⁻³ ऐसे आ गया। इसको फर्दर आप, ये भी आंसर है, फर्दर आप इसको लिखना चाहें तो पावर माइनस में है ना, तो पॉइंट को लेफ्ट पे शिफ्ट कितना करेंगे, 3 डिजिट्स। तो 0 पॉइंट लगाकर 1 2 3 और ये 6, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। एक और ट्रिक कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन। ये जस्ट मतलब इस तरह की कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेंगी और मैं सारी कैलकुलेशन ही कराऊंगा। तो जैसे I इज इक्वल टू है हमारे पास V/R, V आपके पास है 0.75। ये आप साथ साथ करते जाए, इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कैलकुलेशंस कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप मेरे साथ कर लेते हैं तो आपकी कम से कम मेरे जितनी तो है, लेकिन अगर आप मुझसे पहले कर लेते हैं तो आप कमाल है, और अगर आप मुझसे भी देर लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि मसले हैं भाई, आपको बड़ी मेहनत की जरूरत है। तो 0.75 ओवर 1.5, इसको सर कैसे सॉल्व करें, ले जी। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखिएगा, इसको हम यूं कर सकते हैं, 0.75 है तो इसको हम 75 पॉइंट की जगह नीचे 1 लगा दिया, आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 लगा दिए, और सिमिलरली नीचे यहां पर हमारे पास है 1.5 तो ये 15 कर दिया। अब ये नीचे था तो अब ऊपर 1 लगा देंगे इस पॉइंट की जगह, और 1 डिजिट है तो यहां हमने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। तो ये हमारे पास, इसको सॉल्व कर ले, 0 से 1 0 गायब हो गया, 15 1 15 15 5 75, तो 5/10 आ गया। 5/10 को आप 1/2 भी लिख सकते हैं या 0.5 भी लिख सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन ट्रिक आ गया। इसके अलावा और बहुत सारे कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं, और साथ ही साथ में आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स में, चूंकि फिजिक्स में ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत सारे फॉर्मूलाज से आपका बार बार वास्ता पड़ता है, तो मैं आपको एक बहुत, चूंकि पहली क्लास है, स्टार्टिंग क्लास है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लाजमी आनी चाहिए, और कोई चीज आए या ना आए, आपको ये चीज लाजमी आनी चाहिए, और वो चीज क्या है वो मैं लिखने जा रहा हूं। वो चीज है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। क्या ख्याल है कि नहीं काम की चीज? ये बड़ा मसला होता है। बच्चों से हम पूछते रहते हैं कि भाई बताएं, अच्छा यहाँ cos 60 आ गया तो cos 60 कितना है, बच्चे मुंह हमारा देखते रहते हैं, कभी सही बता देते हैं, कभी गलत बता देते हैं, और पूरी 40-50 की क्लास में से 1-2 बच्चे सही बताते हैं, बाकी चुप करके बैठे रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टेबल है जो हर बच्चे को ऑलमोस्ट आना चाहिए। तो इस और इसमें साइन 0 कितना है, साइन 0 0, साइन 30 कितना है 1/2, साइन 45 कितना है 1/√2, साइन 60 कितना है √3/2, और साइन 90 कितना है 1, और साइन 180 0, साइन 270, अगर 91 है तो 270 कितना हो जाएगा -1, साइन 360 कितना है 0, अगर 180 0 तो ये भी 0। इसके बाद हम बात कर लेते हैं cos की। cos 0 कितना होता है जी, cos 0 होता है 1, और cos 30 ये इसको इंटरचेंज कर दें, ये जो √3/2 यहां 60 पर था वो कहां आ जाएगा, यहां इस पे वो आ जाएगा 30 पर। ये 45 वाला सेम ही रहता है, तो 1/√2 आ गया। और इसके बाद जो cos 60 जो हम बात करें तो ये 1/2 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। सिमिलरली यहाँ cos 90 है, ये 0 होता है। cos 180 की अगर हम बात करें तो cos 0 अगर 1 था तो cos 180 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, और cos 270 0, और cos 360 1। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल आ गया साइन और cos। अब इसके बाद हम बात करेंगे
tan की भी। तो tan कैसे निकालते हैं? इन दोनों को डिवाइड करके। tan का फॉर्मूला पता है ना? tan का फॉर्मूला यहां मैं छोटा सा लिख देता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो साइन और cos को आपने डिवाइड करते जाना तो tan आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो साइन 0 ओवर समथिंग क्या होता है? 0। 1/2 ओवर √3/2। जब आप इनको डिवाइड करेंगे नीचे वाले से कैंसिल हो गया तो 1 ओवर क्या आ गया? √3। और सिमिलरली जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा? 1। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया और √3 ओवर 1 में हम √3 को भी लिख देंगे। और 1 ओवर 0 समथिंग ओवर 0 क्या होता है? इंफिनिटी। तो ये हमारे पास इंफिनिटी आ गया। और 0 ओवर समथिंग क्या होता है? 0। और समथिंग ओवर 0 फिर दोबारा से हमारे पास इंफिनिटी आ गया। और 0 ओवर 1 ये दोबारा क्या आ जाएगा? 0। तो ये आपके पास है टेबल। अब ये टेबल आपको हिफ्ज होना चाहिए। ये टेबल का एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ये टेबल अगर आपको हिफ्ज हो गया ना तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अच्छा, मैंने ये टेबल इसलिए लिखा है ताकि क्योंकि समटाइम ना बच्चे इसको भूल जाते हैं। तो एक छोटा सा ट्रिक भी आपको सिखा देता हूं जो हमारे सर ने हमें सिखाया था। मैंने आज प्री इंजीनियरिंग, मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की थी, तो उसमें हमारे मैथमेटिक्स के सर ने हमें सिखाया था कि अगर आप इसका टेबल बनाना चाहते हैं तो आप एक आसान तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे मैं यहां लिख देता हूं अगेन साइन कॉस, और ऊपर हम जल्दी जल्दी से ऐसे रफ सी बात कर लेते हैं। इसके ऊपर हम थीटा एंगल लिख देते हैं 0, फिर 0 के बाद है हमारे पास 30 डिग्री, और 30 डिग्री के बाद है हमारे पास 45 डिग्री, और 45 डिग्री के बाद हमारे पास है 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद हमारे पास है 90 डिग्री। तो अभी एक शॉर्टकट बताने लगा, अगर आप कभी भूल जाए तो आप आसानी से इतना ट्रिक याद रख लें। कैसे बनाएंगे? हम इसको यूं बना सकते हैं। सबसे पहले आपने 0 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया। अब जब नीचे आएंगे तो इसके ऑपोजिट कर दें 0। अब 0 यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 0 1 2 3 4, ठीक है। अब सबको 4 से डिवाइड कर दें। 4 4 4 4 4 नहीं, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करें सर? अब सबका अंडर रूट ले लें, फाइनल बात है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। सबका अंडर रूट ले लें, सबका अंडर रूट ले लिया। क्या करना है? 0 1 2 3 4 फिर 0 1 2 3 4 इस तरफ 4 से डिवाइड करके अंडर रूट ले लिया। अब बहुत आसान हो गया काम, देखिएगा। 0 और समथिंग क्या होता है? 0 अंडर रूट ले 0, ये क्या आ जाएगा? 0। 1 का अंडर रूट क्या होता है? 1, और 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2, तो क्या आ गया? 1/2। 2 का अंडर रूट क्या होता है? बल्कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1/2, और 1 का अंडर रूट 1 ही होगा, और नीचे कितना आ जाएगा? 2 2 4, तो इसका क्या आ जाएगा? नीचे अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो 1 का अंडर रूट 2 आ गया। इसमें अंडर रूट 3 एज इट इज आ जाएगा, और नीचे जो 4 है इसका अंडर रूट लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और ये 4/4 1 है, तो 1 का अंडर रूट क्या होता है? 1। सिमिलरली इससे बैक चले जाए तो आप ये आसानी से बना सकते हैं। तो ये छोटा सा ट्रिक था जो मैंने आपको सिखाना था। अब हम बात करते हैं, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक फिजिक्स की तरफ। हम फिजिक्स की बात करें तो डीएल फिजिक्स के अंदर 2 तरह के कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे, या मैं यूं कहूं कि 2 तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो वो क्वेश्चंस 2 तरह के कौन से हैं? एक आपको मिलेंगे फैक्चुअल बेस्ड या फैक्चुअल नॉलेज टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, फैक्चुअल नॉलेज के, और दूसरे आपको मिलेंगे कंसेप्चुअल नॉलेज के, कंसेप्चुअल नॉलेज के। अब फैक्चुअल नॉलेज के क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं और ये कितने परसेंट आते हैं? तो फैक्चुअल नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं ये ऑलमोस्ट 10% आते हैं, और जो कंसेप्चुअल नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं ये आते हैं 90%। अब फैक्चुअल किस तरह के होते हैं? जैसे अगर हम बात करें MD कैट
2017 में एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन आता है जी, द साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का साइज क्या है, इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। आप जल्दी से मुझे बताइएगा, मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन हमारे पास है, सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारे पास वो है 10⁻⁻12 फेम्टो, 10⁻⁻10 या फर्मी। चलिए जी, अब आप कौन सा आंसर बताएंगे, जल्दी से बता दें। तो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इसका जो आंसर है वो फर्मी है। अब फर्मी क्या होता है सर, फेम्टो क्यों नहीं है? फेम्टो देखिए ना, फेम्टो होता है 10⁻⁻15 और हमने पढ़ा हुआ है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है, साइज ऑफ न्यूक्लियस ये होता है 10⁻⁻15 मीटर्स। तो आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है, 10⁻⁻15 मीटर ही होता है। और इस तरह अगर एटम के साइज की बात करें तो एटम का होता है 10⁻10 मीटर्स, ठीक है। तो अब देखिएगा 10⁻15 मीटर जो है ये क्या चीज है, यही तो एक्चुअली, इसी को तो हम बोलते हैं फर्मी। इसको क्या बोलते हैं, फर्मी। क्या यहां पर इसके साथ मैंने मीटर लिखा है? नहीं ना लिखा, इसका मतलब ये फेम्टोमीटर नहीं है। अगर तो ये फेम्टोमीटर होता तो ठीक था, क्योंकि 10⁻⁻15 कितना होता है, फेम्टो होता है। तो आगे मीटर तो नहीं लगाया। क्या इसके साथ कोई यूनिट लगाया? नहीं लगाया। इसके साथ कोई यूनिट लगाया? नहीं लगाया। तो अब फर्मी लेने की ऑप्शन रह जाती है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कुछ और एक दो बातें कर लेते हैं। जैसे हम बात करें एंगस्ट्रॉम की, तो एंगस्ट्रॉम क्या चीज है? एंगस्ट्रॉम जो है ये होता है 10⁻10 मीटर्स। अगर यही ऑप्शन होते और क्वेश्चन यूं आता द साइज ऑफ द एटम इज, और इसकी जगह एंगस्ट्रॉम होता तो डेफिनेटली आप फौरन लगा लेते, क्योंकि ये सबको पता है। तो क्या हम 10⁻10 सेकंड को एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं? बताइएगा जी। नहीं सर, नहीं लिख सकते। चलिए, जैसे एक और बात हम कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है माइक्रोन, ठीक है। माइक्रोन कितना होता है? माइक्रोन होता है 10⁻6 मीटर्स। अब 10⁻6 मीटर को हम क्या कहेंगे? माइक्रोन कहेंगे। क्या हम 10⁻6 सेकंड को या 10⁻6 केजी को माइक्रोन कह सकते हैं? जी बताइए जल्दी से। बिल्कुल नहीं कह सकते। तो ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो है ये 10% आते हैं। जैसे मैं बात आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू बताएं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताएं। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी चीजें। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन फिजिक्स में यूजुअली पूछे जाते हैं वो कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं, कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। तो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन की एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, मैं ज्यादा मतलब इसमें एक दो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आ जाता है जी आपके पास, इफ वोल्टेज इज डबल्ड, अगर आप वोल्टेज को डबल कर देते हैं तो बताएं करंट कितना हो जाएगा और रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो अब इसके लिए आप क्या लगाएंगे? ओहम्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। ओहम्स लॉ क्या है? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और सिमिलरली इसको अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करें तो I इज इक्वल टू आ जाएगा 1/R इंटू V। तो अब यहां से R को अगर हम निकालें तो R इज इक्वल टू आ जाएगा V/I, ठीक है। तो अब यहां से स्टूडेंट ये देख सकता है कि अगर हम वोल्टेज को डबल करेंगे, ठीक है, वोल्टेज को डबल करने से करंट क्या हो गया? डबल हो गया। बहुत जबरदस्त। अगर आप वोल्टेज को डबल कर रहे हैं तो क्या रेजिस्टेंस डबल होगी? नहीं होगी भाई। रेजिस्टेंस जो है हमें पता है, रेजिस्टेंस एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो अब अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है, ये क्या रहेगा? ये सेम रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा डबल
और रेजिस्टेंस का आंसर क्या आ जाएगा, रिमेन्स सेम। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है और मुझे गिफ्ट मिला था कहीं से, तो मेरा दिल करता है कि वो मैं डिस्कस करूं और मैं बच्चों से डिस्कस करता होता हूं। क्वेश्चन ये है, आई होप कि आपको भी मजा आएगा ये क्वेश्चन देखकर। देखिएगा, क्वेश्चन है हमारे पास, एक सर्किट बनाता हूं मैं आपके सामने। ले जी, ये मैंने एक सर्किट बना दिया है। इस सर्किट में ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 10 ओम की, ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 10 ओम की, और यहां जो वोल्टेज है वो है 20 वोल्ट। ये सर्किट गिवन है और आपसे पूछता है कि बताएं इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, फाइंड द करंट। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं। अल्फा ऑप्शन है हमारे पास 1 एम्पियर, ठीक है। बीटा ऑप्शन है हमारे पास 2 एम्पियर, चार्ली ऑप्शन है हमारे पास 4 एम्पियर, और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास 0। हाँ जी बताएं, पास करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है, इसमें डायोड का कॉन्सेप्ट है, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, ओहम्स लॉ यूज हो रहा है। तो देखिए, समटाइम बच्चे रोला डालते हैं ना कि ये क्वेश्चन जो है ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। तो बेटा, आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं होता। कुछ मतलब टॉपिक्स आपको बिल्कुल वाज़ेह लिखे होते हैं और कुछ जो टॉपिक्स होते हैं वो हिडन होते हैं। जैसे अब इसके अंदर डायोड्स का यानी कि रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक भी आपका क्लियर होता है, सर्किट्स भी इसमें आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ते हैं, और इसमें ओहम्स लॉ भी आ जाता है। तो ये मतलब आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है। जल्दी से इसको सॉल्व कर लें। हाँ जी, आंसर बता दीजिएगा जरा। अब हम डिस्कस करते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इसका जी, अगर हम इस सर्किट को देखें तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये क्या चीजें लगी हुई। तो ये दो डायोड लगे हुए हैं, लेट्स सपोज ये D1 है और ये D2 है। तो अब यहां से हम बात करेंगे कि करंट फ्लो किधर कर रहा है, तो हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं। तो कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। यहां आ गया करंट। अब यहां पहुंचकर करंट के पास जाने के दो रास्ते हैं। करंट इधर से भी जाने की कोशिश करेगा और इधर से भी जाने की कोशिश करेगा। अब आपने ये देखना है कि करंट किस रास्ते से जा सकता है। क्या करंट दोनों रास्तों से जा सकता है, या क्या करंट किसी एक रास्ते से जा सकता है, या दोनों से ही नहीं जा सकता। चलिए देखिए, अब ये पॉजिटिव साइड है बैटरी की, तो यहां देखें अब डायोड की ये वाली साइड कौन सी है, पॉजिटिव साइड है सर, ये पी साइड है, और ये वाली कौन सी है, ये एन साइड है। तो अब यहां पर जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव किसके साथ अटैच होगी, पी के साथ, और नेगेटिव किसके साथ फिर अटैच होगी, एन के साथ। तो जब पॉजिटिव पी के साथ अटैच हो तो अब आपको यहां फिर पता होना चाहिए कि जब डायोड के साथ पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप के साथ और नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप के साथ कनेक्ट हो तो फॉरवर्ड बायस बनेगा या रिवर्स बायस बनेगा। तो ये बन गया हमारे पास फॉरवर्ड बायस, ठीक है। जब पॉजिटिव पी के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस बनेगा। अब इसको देखते हैं, यहां करंट आया, यहां क्या है नीचे हमारे पास पॉजिटिव, और यहां क्या है नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिवर्स बायस। अब यहां इसका रिवर्स बायस का मतलब क्या हुआ, रिवर्स बायस का मतलब ये हुआ कि या अब ये ओपन स्विच के तौर पर बिहेव कर रहा है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता। जब इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो कर सकता तो अब आप इसको भूल जाए, ठीक है, इसको भूल जाए, इसको भूल गए। अब आपके पास एक ऑप्शन है कि ये करंट जा रहा है, इसको एक रेजिस्टेंस मिल रही है 10 ओम की, और यहां से यहां नीचे वोल्टेज इधर आ रहा है। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर देखिएगा इसका जरा। तो हमारे पास है I = V/R फॉर्मूला। V कितना हमारे पास 20, और R कितना है हमारे पास, ये देखिएगा। अब ये रेजिस्टेंस यूज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये सर्किट से निकल गया, ये वाली सारी साइड सर्किट से निकल गई। तो ओवर कितना आ जाएगा 10, तो 10 2 20, तो कितना आ गया 2 एम्पियर। तो विच वन इज बेस्ट ऑप्शन, 2 एम्पियर। अब यहां मैं डिस्कशन मैंने खत्म नहीं की, मैं अभी आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा हूं
कि मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा हूं कि क्या जो बाकी ऑप्शन है ये भी सही हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। चलिए कोशिश करते हैं कि ये भी सही हो जाए। चलिए आइए, इनमें से सबसे पहले बात करते हैं अल्फा ऑप्शन की। अल्फा ऑप्शन कैसे कोई, मतलब एक ऐसा स्टूडेंट जिसने तैयारी नहीं की, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 11 क्वेश्चंस का हमारा कंपटीशन है, वहां आपने देखना है कि कौन आगे जाएगा और कौन पीछे रहेगा। तो अब जिस बच्चे ने तैयारी नहीं की या जिस बच्चे ने तैयारी की भी है और खुद से की है और एक अच्छे एक्सपर्ट टीचर से नहीं की, तो मैं तो एक्सपर्ट नहीं, मैं एक नॉर्मल सा टीचर हूं बाय द वे, लेकिन कोशिश करता हूं कि अच्छा पढ़ाऊं। यूट्यूब पर ना पहली दफा मतलब लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूं, तो मुझे नहीं पता कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि अच्छा करूं। खाली क्लास है, कोई बंदा नहीं बैठा हुआ, तो बहुत थोड़ा सा ना अजीब सा हो जाता है सिस्टम। तो कोशिश करता हूं कि नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बहुत बेहतरीन बनाने की कोशिश करूं, बाकी जो अल्लाह ताला को मंजूर है। और अच्छा, अल्फा की बात कर रहे थे कि ये कैसे सही हो सकता है। देखिए ये 1 एम्पेयर है। अब कोई स्टूडेंट यूं सोच सकता है कि देखिए जी टोटल इसमें जो हमारे पास जो कि ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसे ये तो पता है कि अगर करंट निकालना हो तो फॉर्मूला है I = V/R, तो वो फॉर एस देखेगा, अच्छा जी टोटल इसमें वोल्टेज कितना है, वो कहेगा जी 20 वोल्ट, और रेजिस्टेंस भी टोटल देख लेगा, तो ये कहेगा जी 10 है और ये 10 है, तो 10 + 10 कितनी होगी, 20 हो गई, तो 20/20 कितना आ जाता है, 1 एम्पेयर। कमाल हो गया। अब वो अल्फा ऑप्शन को टिक करेगा और घर आके खुश हो जाएगा कि उसका आंसर सही है। चलिए अब ये कैसे सही कर लिया, मैंने नहीं किया, वैसे जस्ट बता रहा हूं कि कैसे स्टूडेंट सोच सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं चार्ली की, कि चार्ली कैसे सही हो सकता है। तो चार्ली ऑप्शन जो है इसको कैसे देख सकते हैं, मतलब देखने का एक अंदाज है ना। अब देखिए फॉर्मूला तो पता है, बिकॉज आई एम अ जीनियस स्टूडेंट, I = V/R। अब मुझे इतना भी पता है कि R जो है ना, अगर जहां दो रेजिस्टर लगे हुए हैं तो ये दोनों पैरेलल में है। अब जब ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में जो नीचे रेजिस्टेंस आएगी वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है, तो हमें ये पता है कि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है R/N। R जो रेजिस्टेंस है कोई भी आप ले लें, ओवर N नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो यहां पर R कितना है 10, ओवर N कितना है हमारे पास, ये है 2 रेजिस्टेंस है, तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 ओम्स। ठीक है, तो अब उसको पता चल गया कि 5 ओम्स जो है वो R आ गया हमारे पास। जो वोल्टेज तो पता है ये 20 वोल्ट है, तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। वोल्टेज कितना आ गया 20 वोल्ट, और R कितना आ गया हमारे पास 5, तो 5 फोर्स कितना होता है जी, 5 4 are 20, तो कितना आंसर आ गया 4 एम्पेयर। या 4 एम्पेयर नहीं सही होता, ठीक है 4 एम्पेयर भी सही लग रहा है। अच्छा, अब एक ऐसा स्टूडेंट है उसको सारे सही लग रहे हैं, उसने हर कंसेप्ट से, या उसको कोई भी नहीं सही लग रहा, उसको समझ ही नहीं आ रही बेचारे को, क्या वो सर्कल देख के डर गया। अब वो क्या करे, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं ना बचती, तो फिर एक ऑप्शन जरूर आपके पास बचती है। आप देखते हैं कि कहीं 0 तो नहीं लिखा हुआ, तो डेफिनेटली लिखा हुआ है, तो फिर आप ये 0 को भी चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से डेल्टा ऑप्शन भी सही हो सकता है। या कोई स्टूडेंट को भी सोच सकता है ये जो डायोड है D1 ये राइट साइड पर इसकी डायरेक्शन है और इसकी लेफ्ट साइड पर डायरेक्शन है, तो करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जो नेट इफेक्ट है वो 0 हो जाएगा, तो करंट 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी स्टूडेंट सोच सकते हैं। अच्छा, तो अभी चूंकि ये एक छोटी सी ओरिएंटेशन क्लास थी, पहला जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो होगा अकॉर्डिंग टू PMDC सिलेबस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर मैं वैसे छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि हर एरिया कवर कर लिया जाए, मतलब कोई ऐसी चीज ना छोड़ी जाए कि जहां स्टूडेंट को आके मसला होगा। तो जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा होता हूं तो मैं आमतौर पर आसान क्वेश्चन देता हूं, लेकिन मैं यहाँ कोशिश करूंगा कि आसान क्वेश्चन के साथ साथ मुश्किल क्वेश्चन भी ऐड किए जाए और एंड पर आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी दे दिए जाए, ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस कर लें। एक इंपॉर्टेंट बात आपसे एंड पर मैं करता चला जाऊं, वो ये है कि इस सेशन में ना देखें बहुत सारे बच्चे रिपीटर्स भी होंगे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे फ्रेशर्स भी होंगे। तो रिपीटर्स होते हैं ना, अब वो अपने जहन से एक बात तो निकाल देंगे, उन्हें सब कुछ आता है,
जब आपके जहन में ये बात होगी ना कि आपको सब कुछ आता है, तो इसका मतलब है कि आप मुसीबत में हैं। जब सब कुछ आता है ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात ठीक है। अगर सब कुछ आता होगा तो आप रिपीटर्स क्यों हैं? ठीक है, बुरा ना मानिएगा, लेकिन ये हकीकत है। तो आपने अब क्या काम करना है, कैसे स्टडी करनी है? अपनी बुक्स को रीड करें, इन एनी केस करें, ठीक है। बुक्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम जो पेपर बनता है वो आपकी बुक से बनेगा, ठीक है। आप जिस भी प्रोविंस से ताल्लुक रखते हैं उस प्रोविंस की बुक पकड़ लें, या किसी और एक आध बुक किसी और प्रोविंस की भी आप साथ स्टडी कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रैक्टिस बुक कहाँ से आप मतलब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की करेंगे, कहाँ से करेंगे? तो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक पहली ऑप्शन तो ये है कि आप पास पेपर्स करेंगे, ठीक है। पास पेपर के एमसीक्यूज आपने सारे करने हैं। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन में अपना नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उस पर भिजवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी यूट्यूब के वो टूल्स मुझे ज़्यादा नहीं आते। और दूसरी बात यह है कि जो फर्दर प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो फर्दर प्रैक्टिस आप देखें कि जो भी आपको अच्छी बुक लगती है, पीएमसी के जो उन्होंने पेपर क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन बैंक दिए थे माजी में 21 में 22 में, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आपने हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना फिर ही कामयाब होंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप सोचें भी ना कि आप आगे निकल सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप स्टार्स की बुक ले लें, क्योंकि मैं स्टार्स के साथ पढ़ाता हूँ फिल वक्त, बाद में कहाँ होगा कोई पता नहीं है। तो स्टार्स की बुक का ये है कि उसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन भी होते हैं। तो मुश्किल क्वेश्चन अगर आपको मिल जाते हैं ना सॉल्व करने के लिए, इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि फौरन अगर आपको कोई आंसर नहीं ना समझ आ रहा, आंसर नहीं मिल रहा, या आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, फौरन गूगल की तरफ ना जाया करें, ठीक है। उसको कोशिश करें कि आप दोबारा उसका कॉन्सेप्ट पढ़ें। उसमें जो जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है उस क्वेश्चन के अंदर, आप वो कॉन्सेप्ट दोबारा मुझसे पढ़ें और फिर उस क्वेश्चन की तरफ आए और कोशिश करें कि उसको खुद सॉल्व करें यार। अगर आपने एक दफा सॉल्व कर लिया ना, आप यकीन मानिए आपको कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपने 1 घंटे में भी किया है, या 2 घंटे में किया, या 3 घंटे में, आज आपसे हुआ ही नहीं, आपने कल कर लिया, तो यकीन जानिए जब अगला क्वेश्चन आएगा ना और ऐसा ही मुश्किल आएगा, तो आपका ब्रेन आपको बताएगा कि कैसे करना है इसे। आपका ब्रेन आपको गाइड करता रहेगा हर केस में। तो इस तरह से आपने मतलब प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। और प्रैक्टिस मिनिमम जो है ना, मैं तो बच्चों से ये कहता हूँ कि डेली आपने ना जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँ उसके 100 क्वेश्चंस तो मिनिमम कर रहे हैं, वरना मैं 500 कहता हूँ ये यार चलो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो मिनिमम 100 क्वेश्चंस सिर्फ फिजिक्स के, बाकियों के आपने अपने हिसाब से करने मिनिमम। और फिजिक्स के भी वो जो टॉपिक चल रहा है, एक ही टॉपिक होगा, सिंगल टॉपिक होगा, तो 100 क्वेश्चन ढूंढे आप जहां से भी मिलते हैं ढूंढे, ठीक है। 10वीं किताबें रखनी है रखें, लेकिन करें, ठीक है। 14-15 घंटे 16 घंटे जितना भी आप कम मैक्सिमम पढ़ सकते हैं पढ़ें। तो बच्चों एक बात यह है कि टाइम जो है ना इसको आप नहीं रोक सकते। देखिए अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, एक वक्त आएगा मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, या शायद वो वक्त ना आएगा, ये लेक्चर यही रह जाए। तो अगर ये वक्त आएगा तो इसका मतलब है कि अगर 27 अगस्त को आपका पेपर है, जो आपकी टेंटेटिव डेट है, तो 27 अगस्त आनी है, मस्ट आनी है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है 27 अगस्त नहीं है, हो सकता है आप ना हो, लेकिन 27 अगस्त आएगी। और 27 अगस्त को आप पेपर भी देंगे, और पेपर आपको या तो अच्छा देंगे या बुरा देंगे। अब अच्छा कब देंगे? जब आप ये जो अभी लेट्स सपोज आज है 11 जून, तो 11 जून है, तो आगे 27 तक हमारे पास 2 मंथ्स और 15 डेज बन जाते हैं। तो इसमें आप जितनी भी मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं आप करें। तो अजान का वक्त हो गया है, यहाँ रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।